हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा बढ़ा देना इधर। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। बढ़िया है, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल जो पढ़ा था आप लोगों ने, घर पर देखा, एनसीईआरटी खोलकर पढ़ी, देखा आप लोगों ने। टीचर स्लाइड नहीं मिलती बेटा, मैंने ना टीचर स्लाइड देख ली थी। टीचर स्लाइड ऑलरेडी डली हुई थी बेटा, टीचर स्लाइड डली हुई थी। पढ़ा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चल सो बेटा, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ये चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें एनसीईआरटी आज थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि कोशिका क्यों विभाजित होती है। ये वाला बिंदु हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे कि कोशिका क्यों विभाजन करती है, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। अब बात आ रही है कोशिका कैसे विभाजन करती है। कोशिका कैसे विभाजन करती है, जब वो विभाजन करती है तो उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है, तो उसको हमने बोला था क्या, कोशिका चक्र। कि कोशिका जब विभाजन करती है तो एक चक्र के द्वारा एक संपन्न होता है, उनके अंदर एक चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र। इस कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं थी गुरु, अगर आपको याद आ रहा हो। एक अवस्था जिसका नाम क्या था, जरा जल्दी से मुझे बताएं। कोशिका के जीवन की दो अवस्थाएं थी, जिसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी थी बेटा, जल्दी से बता। वृद्धि अवस्था के विभाजन अवस्था, ग्रोथ के माइटोसिस। जल्दी से सोच फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से सोच। सबसे पहले कौन सी थी सर, ग्रोथ थी, वृद्धि थी। वृद्धि के बाद क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। डन, ये कंसेप्ट समझ में आ गया था। 2C, 4C, 2NN, जीनोम, ये वर्ड समझ में आ गए थे सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं था यहां तक। सर गुणसूत्र और जीनोम में से कौन बड़ा है, पहली बात तो सोच मेरे भाई। जीनोम वर्ड जो है ना, वो कोई संरचना नहीं है। जितने भी गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, मेरे शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र है, वो मिलकर क्या कहला रहा है, जीनोम। तो क्या होगा, कौन बड़ा? अरे भैया, गुणसूत्र कोई संरचना थोड़ी ना है कि तू उसकी तुलना जीनोम से करेगा। जीनोम तो एक वर्ड है, एक समूह को हमने नाम दिया है, क्या, जीनोम। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए। सो कोशिका चक्र ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे पढ़ाऊं वैसे वैसे पढ़ना है, ठीक है। आइए, कोशिका चक्र की हम बात कर रहे हैं। हमने बहुत सीधे तरीके से बात करी कि भैया एक कोशिका का जो जीवन जो होता है वो एक चक्र के रूप में होता है, जिसको हमने कोशिका चक्र बोला। और उस चक्र की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है, जिसको हमने क्या बोला था, वृद्धि अवस्था। और इसी वृद्धि अवस्था को हम कई और नाम से पुकारते हैं। इसको हम अंतर काल अंतरावस्था भी बोलते हैं, ठीक है, याद आ रहा है। और इसको हमने इंग्लिश में क्या बोला था, इंग्लिश में हम इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं या इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो अवस्था थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया था, जिसको हम विभाजनकारी अवस्था, विभाजनकारी अवस्था, गुणन अवस्था, गुणन अवस्था बोलते हैं। इंग्लिश में हमने इसको एम अवस्था कहा था। माइटोटिक, माइटोटिक बोल दीजिए, माइटोसिस बोल दीजिए, या इसको हमने हाँ ठीक है, माइटोटिक या माइटोसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। सो ये हम नाम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
ये हम नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वृद्धि अवस्था की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको सुन लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, ठीक है? पहले मेरी बात को सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने अपनी त्वचा की कोशिका निकाली, मैंने अपनी स्किन की ये सेल निकाली। बेटा एक बार ध्यान से सुन ले मेरे भाई, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। हाँ सर, मनुष्य में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 है या 46 है? खुद सोचो, ज्योति कल पढ़ाया है आपको, 23 है बेटा। हाँ जी, एक बार पढ़ ले ज्योति, 23 है बेटा। डन। 2C 4C जिसको समझ में नहीं आया, अरे भैया एक डीएनए में 2 चेन है, 2C बोल दिया। जब ऐसी 2 डीएनए को जोड़ देगा तो वो 4C कंडीशन हो जाएगी। हाँ जी, हाँ भाई, ये एक मेरी सेल है। कौन सी सेल है? मान लेते हैं त्वचा की कोशिका है, त्वचा कोशिका है ये बेटा मेरी, ठीक है? ओके सर, ये मेरी त्वचा की कोशिका है जिसके अंदर हम बोलते हैं कितने गुणसूत्र हैं सर? 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है? सिंपल। अब ये कोशिका क्या करेगी सर? ये कोशिका छोटी थी, ये कोशिका क्या करेगी सर? वृद्धि करेगी। मैंने कहा यस। फिर विभाजन करेगी। मैंने कहा यस। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये पहले वृद्धि करेगी, फिर उसके बाद विभाजन करेगी। चलो सर, सिंपल सा है। अब बात आ रही है इन दोनों अवस्थाओं में से ये कोशिका का जो जीवन जो है वो कौन सी अवस्था में ज्यादा होता है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन दोनों अवस्थाओं में से 95%, ध्यान से सुन, 95% टाइम जो होता है, टाइम, एक कोशिका का जो जीवन जो होता है उसका 95%, एक कोशिका का जो जीवन काल जो होता है, कोशिका का जो चक्र जो होता है, उसका 95% भाग वो कौन सी अवस्था में रहती है? वृद्धि अवस्था में रहती है। केवल 5% भाग जो होता है वो कौन सी अवस्था में रहती है? विभाजनकारी अवस्था में रहती है। क्या इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? क्या इतनी सी बात तुमको समझ में आई? सर समझ में नहीं आई। मैंने कहा चलो एक सिंपल से तरीके से बात करते हैं। मेरे भाई, मेरी ये त्वचा की कोशिका है और इसका कोशिका चक्र जो है, त्वचा की कोशिका का जो कोशिका चक्र का काल जो है, काल मींस टाइम, कितना है? 24 आवर्स का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। यानी 24 घंटे में से ये त्वचा की कोशिका 23 घंटे ये कौन सी अवस्था में रहती है? वृद्धि अवस्था में रहती है। और मात्र 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के लिए ये कौन सी अवस्था में रहती है? एम अवस्था में रहती है। इतना सा कंसेप्ट समझना था, मामूली सी चीज समझनी थी। क्या कि मेरे भाई, ये जो मेरी त्वचा की कोशिका थी या हमारी जो कोशिकाएं होती है, मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जो जीवन काल जो होता है, उनका कोशिका चक्र का काल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो कितना होता है? 24 घंटे का होता है। और उस 24 घंटे में से 23 घंटे वो कौन सी अवस्था में रहती है सर? वृद्धि अवस्था में रहती हैं। सिर्फ 1 घंटे में ही वो क्या कर लेती हैं? विभाजन कर लेती हैं। यानी एक कोशिका का जो जीवन काल होता है, उस पूरे जीवन काल में 95% टाइम जो होता है वो कौन सी अवस्था में गुजारा जाता है? वृद्धि अवस्था में गुजारा जाता है। बाकी केवल 5% टाइम पीरियड जो होता है वो कौन सी अवस्था में गुजरता है सर? वो इस अवस्था में गुजरता है। ठीक है। अनु यादव पूछ रही है सर एम स्टेज क्या है? अब अनु यादव ने कल की क्लास नहीं ली, तो बार बार पूछिए सर ये एम स्टेज क्या है, सर ये एम अवस्था क्या है? एम अवस्था सामने लिखी हुई है। एम का मतलब माइटोटिक, माइटोसिस, और वर्ड ले ले बेटा मल्टीप्लिकेशन। क्लास लेते नहीं हो, फिर बीच बीच में आते हो, ऊपर से बातें चली जाती हैं, भेजा चला नहीं पाते क्योंकि क्लास लेते नहीं है ना? हाँ जी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, आपकी बॉडी की सेल्स जो हैं 24 घंटे में से
23 घंटे वो कौन सी अवस्था में है? वृद्धि अवस्था में है। केवल 1 घंटे में क्या कर रही हैं? विभाजन कर रही हैं। क्या इतनी सी बात क्या इतनी सी बात अरुण महेश्वरी पढ़ाई कर ले, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, क्लियर है, दमदमादम। ओके सर, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये सिंपल सा प्रश्न है, ये पूछा जाता है क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आप पूछते हैं क्या सर हर कोशिका का जीवन काल जो है वो 24 घंटे का होता है क्या हर सेल का जीवन काल 24 घंटे का होता है? नहीं। मानव कोशिका का, किसका? मानव कोशिका का कितना होता है? 24 घंटे होता है। वही हमारी एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, और वो एग्जाम्पल किसका दे रखा है? यीस्ट का। सर यीस्ट क्या होती है? यीस्ट एक कवक होती है। सर वैज्ञानिक नाम? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी या सेरेविसियाई। यीस्ट जो एक कवक है जिसका वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई, इसका ये कैसी कवक है? याद रखना, एकल कोशिकीय कवक है। एकल कोशिकीय कवक है, ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है, इसके जो कोशिका चक्र जो होता है, उस कोशिका चक्र का काल जो होता है, टाइम जो होता है, वो कितना होता है? हमारी का कितना था सर? 24 घंटे था। इसका कितना होता है? 90 मिनट होता है। आप बोलेंगे सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे पकड़ेंगे, गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यार, रुक जा, भी कंसेप्ट बहुत सारे आएंगे। तू जानता है बहुत अच्छे तरीके से। 90 मिनट इसका जीवन काल होता है। तो बता मुझे, जल्दी से मुझे बता, इसका अंतरावस्था में कितनी देर रहेगी और एम अवस्था में कितनी देर रहेगी? जल्दी से मुझे बता। जी अवस्था मीन्स अंतरावस्था, ग्रोथ फेज, वो कितनी देर की रहेगी? एम अवस्था कितनी देर की रहेगी? देखते हैं कौन सा बालक जल्दी से मुझे बताएगा, फटाफट। हाँ भाई जल्दी से बोलिए, एम अवस्था में वो कितनी देर तक रहेगी? 89 मिनट्स है। 89 मिनट्स मतलब यहां पर जो 24 घंटे थे तो 23 घंटे यहां, 1 घंटा यहां। तो एक बालक ने लिख दिया 90 मिनट यहां, तो 89 मिनट यहां, 1 मिनट वहां। वाह बेटे वाह, गजब, मौज कर दी तूने बेटा, मौज कर दी। अरे सीधा सीधा निकाल ले यार। तेरे को 5% हिस्सा यहां रखना है, 95% हिस्सा यहां रखना है। 90 मिनट का तो 95% निकालेगा, इससे बेटर है 5% निकाल ले। 90 मिनट का 5% कितना हो जाएगा गुरु? ये कर 4.5 होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर 4.5 मिनट होएगा। तो भाई अगर 4.5 मिनट यहां पर होएगा तो दिमाग लगाना यहां पर कितना होएगा? दिमाग लगाना, जरा सोचना। 85.5 मिनट यहां होएगा। नहीं लगा सकता। एवरेज हम ये मान के चल लेते हैं सर, ये 5 मिनट और ये 85, ये ले 85 मिनट यहां, 5 मिनट यहां। गुरु इतना तो कर सकता था ना, है? बोल, इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब परसेंटेज निकालना भी सिखाना पड़ेगा क्या है? चलो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे, इस तरीके से पूछ ले तो कर लेंगे ना? बताइए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि भैया एक कोशिका का जीवन काल इतनी देर का है, बताओ ये कितनी देर अंतरावस्था में रहेगी या कितनी देर एम अवस्था में रहेगी? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। डन, क्लियर। सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, और ये वाली निकालेगा तो टाइम लग जाएगा, ये वाली निकाल, जो बचा होएगा वो खत्म, इतना सा होएगा। सिंपल। ओके चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वृद्धि अवस्था की बात करते हैं। आइएगा, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? वृद्धि अवस्था की। हेडिंग डालते हैं
वृद्धि अवस्था। चलो, मैं बाकी नाम नहीं लिख रहा हूं, इतना आपको पता ही है। वृद्धि अवस्था को चलो लिख देते सर, फिर कहेंगे सर बाकी नहीं लिखा आपने। वृद्धि अवस्था, अंतरकाल, अंतरावस्था। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला? ग्रोथ फेज, शॉर्ट में जी फेज बोल देते हैं, इंटरफेज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ आप में से कितने बच्चों को यह चीज समझ में आई? क्या मैं इस अवस्था को बोल सकता हूं कि दोस्त ये पहला बिंदु, क्या मैं इस अवस्था को यह बोल सकता हूं कि ये दो एम अवस्थाओं के बीच में मिलती है? सुनो, क्या बोला मैंने? ये दो एम अवस्थाओं के बीच में मिलती है। बताइए, बोल सकते हैं क्या ये? सर ऐसे कॉपी में लिखे? यस बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये दो एम अवस्थाओं के बीच में मिलती है? अब जो किसी दो चीज के बीच में मिलती है तो उसके लिए हम अंतर वर्ड यूज में ले रहे हैं। अंतरकाल, अंतरावस्था। अब आप बोलोगे सर जब आपने सेल पढ़ाया था तो आपने अंतरा दोनों का मीनिंग अलग बताया था। मैंने कहा हाँ, लेकिन यहां पर इस अंतर और यहां पर अंतरा के बाद में जो वर्ड आ रहे हैं वो भी तो डिफरेंट है ना। अंतरकाल, अंतरकाल का मतलब दो एम अवस्थाओं के बीच का काल। ये देख, दो सेल हैं, इन दो सेल के बाहर ये बीच में जो स्पेस होएगा, खाली जगह जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं। अंतर कोशिकीय यानी इस कोशिका से बाहर, इस कोशिका से बाहर। यानी अगर ये एम अवस्था, ये एम अवस्था, तो इनके बीच में ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है? सर ये जी अवस्था का है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? अंतरकाल अवस्था। क्या बोलते हैं? अंतरकाल अवस्था, यानी वो टाइम जो दो अवस्थाओं के बीच में मिल रहा है। डन। सो ये चीज याद रखना बेटा जी, हम इसको अंतरकाल अवस्था या अंतरावस्था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो एम अवस्थाओं के बीच में पाई जा रही है, उनके बीच में आ रही है। चलिए, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई है? हाँ भाई, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई? डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था कि दो एम अवस्थाओं के? सर नहीं आया, एक बार और मेरे भाई देख, ये अंतर और ये अंतरा। ठीक है, अंतर आउटसाइड, अंतरा इनसाइड, ये मीनिंग होता है। इंटर और इंट्रा। ठीक है, अब यहां पर ये जो वर्ड जो आया था ना अंतरा, ये एक्चुअली अंतरा वर्ड आया कैसे था? इस अंतरकाल अवस्था को ध्यान से सुनना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बच्चों के लिए। आप मुझे बताइएगा, एक मैंने वर्ड लिखा है अंतरकाल अवस्था, है ना? अब इस अंतरकाल, अच्छा 6th 7th 8th में क्या संधि विच्छेद किया था? हाँ सर, संधि विच्छेद हिंदी में होता था। हाँ, इस अंतरकाल अवस्था को मुझे शॉर्ट में लिखना है, तो इस अंतरकाल अवस्था में आ वर्ड आ रहा है। हाँ सर, अंतरकाल अवस्था में अंतरावस्था यानी एक ऐसी अवस्था जो बीच में आ रही है। एक ऐसी अवस्था जो बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है? एक ऐसा टाइम जो बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है गुरु? हमने यही तो बोला, दो एम अवस्थाओं के बीच में आती है। खत्म, डन। अभी भी समझ में नहीं आया गुरु? ये देख यहां पर, क्या यहां पर एक सेल
छोटी वृद्धि करके विभाजन कर रही है, फिर वो विभाजन करके वृद्धि कर रही है। या और सिंपल, यार कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करवाते हो यार, हैं? ये देख, एक बड़ी सी कोशिका विभाजन करती है, छोटी कोशिका बनाती है, फिर ये छोटी बड़ी हो जाती है, फिर ये बड़ी वापस से विभाजन करती है। ठीक है, ये एम अवस्था, ये एम अवस्था, इनके बीच में जी अवस्था, ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज दो एम अवस्थाओं के बीच में मिल रही है, इसलिए हमने इसको अंतरावस्था बोल दिया, यानी एक ऐसी अवस्था जो बीच में आ रही है। डन। अब एक कह रहे सर बीच में आ कैसे रही है? बेटा इसका मन कर गया था बीच में आने का, इसलिए आ गई है। ठीक है विभोर, इसका ना मन कर रहा था कि मैं बीच में घुसड़ जाती हूं यहां पर बीच में, इसलिए आ गई। क्या रे बांगड़ू, कैसे क्वेश्चन पूछ, सर बीच में आ क्यों रही? अबे अगर ये नहीं आती, ये छोटी छोटी कोशिका विभाजन करती और छोटा हो जाता। सोच, तेरे को अगर वृद्धि करनी है तो बड़े छोटे से बड़ा होता कि छोटे से और छोटा हो जाता? विभोर, दिमाग तेरा छोटा होता जा रहा है कि बड़ा होता जा रहा है? भोंदूलाल, आ क्यों रही है? हाँ जी, चलिए। सो सबसे पहला बिंदु कि ये जो अंतरावस्था या अंतरकाल अवस्था या जो वृद्धि अवस्था है, ये दो एम अवस्थाओं के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट, अब इधर देखना। अब आप मुझे बताइएगा, अगर कोई कोशिका, हमने बात करी थी, कोई कोशिका 95% अपने जीवन का हिस्सा इस अवस्था में दे रही है, तो आप सोच समझकर मुझे बताइएगा, इन दोनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्थाओं में वो ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य करेगी? इन दोनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्थाओं में वो ज्यादा उपापचय रूप से काम करेगी? इन दोनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, एक्टिवली काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा काम करेगी? सोच, ये तो 1 घंटे का काम था, यहां पर ये सिर्फ 1 घंटे का काम था। अरे भैया 23 घंटे यहां पर गुजारना है, 23 घंटे अगर यहां पर गुजारना है तो कौन सी अवस्था उपापचय रूप से सबसे सक्रिय होएगी, उपापचय रूप से सबसे ज्यादा विकसित होएगी, या मैं बोलूंगा सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होएगी? तो बेटा जी ये उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था होती है। अब आप में से कई बच्चे इस वर्ड पर अटक गए होंगे, सर जी ये उपापचय क्या होता है? बेटा उपापचय को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मैंने तेरे से सिंपल सी बात पूछी, मैंने कहा बता मुझे, ये H2 + O2 मिलकर अगर H2O बना रहे हैं, H2O टूट रहा है, H2 + O2 बन रहा है, या और सिंपल आधी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा है, 2 प्रोटॉन मिलकर एक जल का अणु बनाते हैं। पता है आप सभी को? हाँ सर, आधा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर जल का अणु बनाते हैं। वहीं जल का अणु अगर टूटता है तो हाफ ऑक्सीजन निकलती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 प्रोटॉन निकलते हैं। बता इस प्रक्रिया में निर्माण हो रहा था कि विघटन हो रहा था? सर निर्माण हो रहा था। इस प्रक्रिया में निर्माण हो रहा है कि विघटन हो रहा है? सर विघटन हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक कोशिका अपना 23%, एक कोशिका अपना 95% टाइम अगर इस अवस्था में झोंक रही है, इस अवस्था से गुजर रही है, तो उस कोशिका के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वो कोशिका बड़ी हो रही है तो उसके अंदर चीजें बनेंगी भी टूटेंगी, बनेंगी भी टूटेंगी, भी बनेंगी भी टूटेंगी, भी बनेंगी भी टूटेंगी भी, होगी कि नहीं होगी? सर बनेगा भी टूटेगा भी, बनेगा भी टूटेगा भी, ज्यादा बनेगा कम टूटेगा, ज्यादा बनेगा कम टूटेगा, ज्यादा बनेगा कम टूटेगा। तो वो कोशिका बड़ी होती जाएगी कि छोटी होती जाएगी? बड़ी होएगी कि नहीं होएगी? हाँ सर। तो जरा सोच, ये 2 अभिक्रियाएं, क्या निर्माणकारी अभिक्रिया और विघटनकारी अभिक्रिया, निर्माणकारी को हम क्या बोलते हैं? उपचय, और इसको हम बोलते हैं अपचय।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैटाबॉलिज्म, इसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म, और जरा सोच, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है उपापचय मेटाबॉलिज्म। तो आपकी कोशिकाओं में, आपकी सेल्स में दोनों के दोनों कार्य होते हैं। कोई चीज बनती भी है, टूटती भी है। बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो। ज्यादा बनाओगे तो कोशिका वृद्धि करेगी, ज्यादा तोड़ोगे तो कोशिका की वृद्धि कम हो जाएगी। अगर बनाएंगे भी उतना, तोड़ेंगे भी उतना, तो कोशिका की वृद्धि न्यूनतम रहेगी, जीरो रहेगी। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात पल्ले पड़ गई? हाँ सर। इतनी सी बात समझ में आ गई कि बनाने की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया, दोनों को मिलाकर उपापचय अभिक्रिया, और उपापचय अभिक्रिया यानी निर्माण भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो निर्माण करना, तोड़ना, ये दोनों चीजें इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि कोशिका को वृद्धि करनी है। बोल हां कि ना? सिंपल सी बात समझ में आ गई? चमक गया चीज? हाँ जी। हाँ सर, जैसे पूरे 1 साल पढ़ते हैं और सिर्फ 3 घंटे में एग्जाम देकर आ जाते हैं, ये भी कोई बात है? हमारा एग्जाम तो सर कम से कम 7-8 महीने तक चलना चाहिए। ऐसे थोड़ा होता है 1 साल पढ़ो और 3 घंटे में एग्जाम दे दो। कम से कम एग्जाम तो 6-7 महीने तक चलना चाहिए हमारा, है? चलो, बाकी तीसरा बिंदु यह है कि 95% भाग ये कोशिका इस अवस्था में गुजारती है। कोशिका इस अवस्था में गुजारती है। ठीक है सर, ये नॉर्मल सा बिंदु था। इतना तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई 95% पोर्शन जो होता है जीवन काल का, वो एक कोशिका कौन सी अवस्था में गुजारती है? सर इस इंटर अवस्था में गुजारती है। डन? क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। सक्रिय कैसे कह सकते हैं? सक्रिय मींस एक्टिवली कोई काम हो रहा है। अब एक्टिवली काम हो रहा है मींस कार्य। भाई मैं ऐसे खड़ा हूं, सुस्ताया पड़ा हूं, है? अब जरा मुझे बता, मैं क्या कहलाऊंगा? क्या मैं कहलाऊंगा कि अरे बहुत अच्छे एक्टिवली काम कर रहा है, या बोलेंगे लुल्ल पड़ा है ये तो? बोलेगा ना, बोलेगा ना, क्या ये विश्राम पड़ा है, शांत पड़ा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव खड़ा है। लेकिन वहीं अगर मैं नाचने लग जाऊं, वहीं अगर मैं काम करने लग जाऊं, मैं क्या बोलोगे? अरे सर बड़े एक्टिव हो यार, बड़ा तगड़ा काम कर रहे हो, बोलेंगे ना? तो भाई वो काम कर रही है, कोशिका सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 बिंदु समझ में आ गए। चौथा बिंदु, इसको हटा दूं, ये याद रहेगा। चौथा बिंदु बेटा, हाँ जी, आप मुझे बताएंगे इस अवस्था को क्या मैं विश्राम अवस्था बोल सकता हूं? मिस्टर मोहन को मोटिवेशन चाहिए, कह रहा सर थोड़ा सा मोटिवेशन करो ना। मेरे जेब में मिल नहीं रहा मोटिवेशन, आज लाया नहीं हूं बेटा, आज लाया नहीं, भूल गया बेटा मैं, आज लाया नहीं बेटा मोटिवेशन। आज मैं घर पर छोड़ आया, कल बाद में लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हाँ हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस अवस्था को मैं विश्राम अवस्था बोल सकता हूं? बोलिए, क्या इस अवस्था को मैं विश्राम अवस्था बोल सकता हूं? सोच, क्या ये अवस्था विश्राम अवस्था कहलाएगी? नहीं सर, एक अवस्था होती है जिसका नाम होता है G0, होता है ना सर, उसको बोलते हैं विश्राम अवस्था। इसको नहीं बोलते बांगड़ू, इसको नहीं बोलते विश्राम अवस्था। इस अवस्था को विश्राम अवस्था कहा जाता है। विश्राम अवस्था, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, विश्राम अवस्था कहा जाता है। नहीं सर, हमने तो G0 सुना था, विश्राम नहीं मेरे भाई, G0 को नहीं बोला जाता। ना 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 ना, इस अवस्था को विश्राम अवस्था बोला जाता है। क्यों सर, इस अवस्था को विश्राम अवस्था क्यों बोला जाता है? हमने, आप में से कई बच्चों ने सुना होगा कि इस अवस्था को विश्राम अवस्था बोला जाता है। क्यों सर?
रीजन क्या है सर, क्यों इसको विश्राम अवस्था बोल दिया? रीजन, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने आज डीपली एक चीज को पढ़ा, तब जाकर मुझे भी ये समझ में आया कि वाई, क्यों इसको विश्राम अवस्था बोला गया था, है ना। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, एक तरफ तो लिख रहे हैं क्या सक्रिय है ना, है ना, बांगड़ू दिमाग घूम जाएगा ना। एक तरफ बोलेंगे सौर उपापचय रूप से तो सक्रिय लिख रहे हैं, इधर तो लिख रहे हैं हाँ भाई एक्टिवली काम कर रही है, और इधर लिख रहे हो कि हाँ भाई ये तो शांत बैठी है, विश्राम कर रही है। ऐसे थोड़ा ना होता है ना, कंफ्यूज होएंगे ना। हाँ, मैं भी हुआ, मैंने फिर पढ़ा, और जब आप पढ़ते हो ना, और जब आप उसका आंसर ढूंढ लेते हो, कसम से इतना मजा आता है, मेरे को बड़ा मजा आया, तसल्ली मिली मेरे को। आहा, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिला। आप करके देखिएगा, जब कोई क्वेश्चन ना आए ना तो उसके पीछे पड़ जाया करो, कभी ना कभी तो आएगा ना समझ में, तो कभी ना कभी तो आएगा, पीछे पड़ जाया करो। चलो, सो इसको विश्राम अवस्था क्यों बोला? रीजन ये था क्योंकि पुराने वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना, पुराने वैज्ञानिकों ने इसे विश्राम अवस्था कहा। क्या सर, ये थोड़ा ना मतलब है पुराने वैज्ञानिकों ने इसको विश्राम अवस्था? अरे क्यों बोला पुराने वैज्ञानिकों ने इसे विश्राम अवस्था क्यों बोला? रीजन ये था कि पुराने समय पर जब माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा था, तो एक कोशिका जब अंतरावस्था में थी, यानी वृद्धि अवस्था में थी, तो माइक्रोस्कोप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? पुराने वैज्ञानिकों ने इसे विश्राम अवस्था क्यों बोला? क्योंकि माइक्रोस्कोप में जब अंतरावस्था की कोशिका को देखा तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये था एक्चुअल रीजन कि आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो। क्या बोला मैंने? ध्यान से फील करना कि भाई मेरे पास ये माइक्रोस्कोप है, मान ले ये है नहीं, जस्ट इमेजिन, ये मेरे पास माइक्रोस्कोप है, और इस माइक्रोस्कोप में मैं एक सेल को देख रहा हूं। ये सेल है, मैं माइक्रोस्कोप में सेल को देख रहा हूं, और मेरे को ना ये सेल कौन सी अवस्था में? अंतरावस्था में जब वृद्धि हो रही थी, तो मुझे ना इस सेल के अंदर कुछ घटनाएं दिख नहीं रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। माइक्रोस्कोप में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जब कुछ दिखाई नहीं दिया, तो पुराने साइंटिस्ट के अनुसार है, आज की डेट में बेटा माइक्रोस्कोप एडवांस हो चुके, आज की डेट में माइक्रोस्कोप में जब देखेगा तो तेरे को अंतरावस्था में चीजें दिखाई देंगी, तेरे को डीएनए की प्रतिलिपि दिखाई देगी, यानी रेप्लिकेशन दिखाई देगा, तेरे को हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन दिखाई देगा, तेरे को माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ते हुए दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन पुराने वैज्ञानिक जब माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो उनको उस पुराने माइक्रोस्कोपों में जब उन्होंने देखा तो कुछ नहीं मिला, कुछ घटना घटित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कोशिका क्या पड़ी है? विश्राम कर रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोशिका में, कोशिका मस्त पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा कोशिका में। इसीलिए उस समय पुराने समय में इस अवस्था को क्या बोला गया था? विश्राम अवस्था बोला गया था। बोलिए, क्या आपको अब ये चीज समझ में आई? क्लियर है? डंडना डंडन, डीपली हर चीज का मीनिंग समझ में आना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट जगा दिया, आए हाय मजा आ गया। चलो, क्या ये 4 बिंदु तू याद रख सकता है? इस अंतरावस्था के 4 बिंदु, इस वृद्धि अवस्था की, भाई ये 2 अवस्थाओं के बीच में आ रही है, इसलिए बोल दिया अंतरावस्था या अंतरकाल अवस्था। कौन सी अवस्था? विभाजन अवस्था, एम अवस्था के बीच में आ रही थी। उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है क्योंकि कोशिकांग बढ़ते हैं,
संख्या बढ़ती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, वो सब कुछ होता है। 95% पोर्शन जीवन काल का कोशिका इस अवस्था में गुजारती है और पुराने वैज्ञानिकों के अनुसार इसको रेस्टिंग विश्राम अवस्था कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि पुराने वैज्ञानिकों ने, यानी प्राचीन, अब प्राचीन का मतलब ऐसे नहीं बाबा आदम के जमाने में, प्राचीन मतलब 100-150 साल, 100-1 साल पुराने, 100 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लगभग 70-80 साल पुराने वैज्ञानिकों ने जब देखा माइक्रोस्कोप में, तो दोस्त उस अवस्था में, इस अवस्था में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ घटित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो वैज्ञानिकों ने बोला सेल रेस्ट कर रही है, सेल पड़ी हुई है। अब एक कह रहा है सर उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? लिख बेटा पार्थ, 70 साल पहले मैंने देखा था। यहां मैंने वैज्ञानिक लिखा है कि वैज्ञानिकों लिखा है? हाँ जी, चले? हाँ जी, चल। तो सर क्या आज की डेट में रेस्टिंग फेज बोलेंगे? नहीं, आज की डेट में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या ये वर्ड यूज में लिया जाता है? हाँ सर, वर्ड यूज में लिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस साइंटिस्ट। चल नेक्स्ट, अगला बिंदु बेटा, 5वां बिंदु, बिंदु दर। हमेशा पढ़ाई किया करो बिंदु दर पॉइंट बनाकर, ठीक है। अगला बिंदु इस अवस्था का, अंतरावस्था का। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपने, हॉवर्ड एंड पेल्क। सर ये तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मत याद कर। याद कर सकता है, दिमागी क्षमता है चीजों को ग्रहण करने की तो ग्रहण कर। एक ऐसी चीज जो जितना ज्यादा दिमाग में डालोगे दिमाग उतना ही विकसित होएगा। हॉवर्ड और पेल्क एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भैया जो आपकी अंतरावस्था जो है ये 3 भागों से बनी है। क्या तुम जानते हो कि नहीं जानते? सोच, जरा सोच, क्या अंतरावस्था के 3 भाग होते हैं? कौन कौन से सर? G1, S, G2 होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर होते हैं। बोलिए, जल्दी से बोलिए, होते हैं। सर अब क्यों बोलते हैं रेस्टिंग फेज? क्योंकि हम ना अपने पुराने वैज्ञानिकों को छोड़ नहीं सकते, उन्हीं की तो देन है बेटा ये विज्ञान, तो उनको कैसे भुला दें, इसलिए हम अब भी बोलते हैं, ठीक है। भाई जल्दी से मुझे बता, तुम लोगों को बाल की खाल निकालने में बहुत ज्यादा मजे आते हैं या सीधा बाल को देख ले खाल क्यों निकालता है? सीधा पढ़ ले भाई। हॉवर्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया, इस अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? G1, S, G2, ठीक है जी। ठीक है सर, इसमें S क्या होता है? देखो विभोर फिर आया, कह रहे सर इसमें S क्या होता है? तो जीवन तेरे को पता है जीवन क्या होता है? बता G क्या है? आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवस्था। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवस्था। जीवन अवस्था, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ने से पहले ये चैप्टर खत्म कर दूं क्या? बोल, इस चैप्टर का कंसेप्ट खत्म कर दूं? चैप्टर नहीं, इस चैप्टर का सार खत्म कर दूं? सर G0 क्या है? वो भी है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन अभी आएगा, बाद में आएगा। मेन ये 3 है, अभी आएगा। बोल, ये चैप्टर का मीनिंग खत्म कर दे? कर दे क्या? कर दे, चैप्टर को खत्म कर दे। चलो करते हैं। आइए, अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कसम से वो माथा घुमा देने वाली हो सकता है, आपके सामने चीजें हों, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यानपूर्वक चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर चीज समझ में नहीं आई तो फिर वो कभी नहीं आएगी। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो ड्रॉपर्स है वो आसानी से समझ जाएंगे, 11th वालों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 12th वाले भी समझ जाएंगे, ठीक है। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर बेटा
बता मेरे को, ये तेरे को गुणसूत्र कहलाएंगे कि अर्ध गुणसूत्र कहलाएंगे? जल्दी से आंसर बताना, फटाफट 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 जल्दी से। क्या इनको मैं गुणसूत्र, क्या इनको मैं क्रोमोसोम बोलूंगा या इनको मैं क्रोमेटिड बोलूंगा? क्या बोलेंगे हम इनको? क्रोमेटिड बोलेंगे। हाँ सर, दीज आर क्रोमेटिड। 2C से रिप्रेजेंट किया हमने, याद कर कल बताया था, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, इधर देख, ध्यान से देख। थोड़ा सा रंग मैं थोड़ा सा अलग दे देता हूं यहां पर। ये लाल रंग का, ये लाल रंग का, और ये दोनों पीले रंग के। ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। ये लाल रंग का क्रोमेटिड, ये लाल रंग का क्रोमेटिड, ये पीले रंग का क्रोमेटिड, ये पीले रंग का क्रोमेटिड, ये अर्धगुणसूत्र 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 अर्धगुणसूत्र। ओके सर जी, डन। चलो अगली स्लाइड देख, आराम से पढ़ाऊंगा, देख, भागा दौड़ी नहीं। हाँ भाई, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ अब बताइए ये कौन है? बोल मेरे भाई, ये कौन है? सर ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है ना? हाँ सर। गुणसूत्र बोल दूं? हाँ सर। 4C के 2C? 4C। डन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, यहां तक की बात सभी को समझ में आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए, अब मैं इसको बोल रहा हूं, इधर देखना, दिस इज, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूं, ये है क्रोमोसोम 1। क्या है बेटा? ये क्रोमोसोम 1 है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। और ये जो है ये क्रोमोसोम 2 है। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? अपना अपना ज्यादा ज्ञान नहीं, जहां मैं पढ़ा रहा हूं बस हाँ या ना, बस इतना सा है ना। इसको मैंने क्रोमोसोम 1 बोल दिया, गुणसूत्र पहला। इसको मैंने बोल दिया गुणसूत्र दूसरा। डन। ओके सर, अब आप मुझे बताना सोच के, ये वाला जो क्रोमेटिड जो था और ये वाला जो क्रोमेटिड था, इसको मैं क्या नाम दूंगा? क्या मैं इसको इधर फोकस करना, क्या मैं इसको क्रोमेटिड और इस वाले को क्रोमेटिड क्या नाम दूंगा? इसको मैं 2 बोलूंगा कि 1 बोलूंगा? सोच, इस वाले को, ये क्रोमेटिड कौन सा क्रोमोसोम बना रहा है? सोच, ये वाला क्रोमेटिड कौन सा क्रोमोसोम बना रहा है? 2 बना रहा है कि 1 बना रहा है? 2 बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्रोमेटिड 2। और ये वाला क्रोमेटिड, ये भी 2। समझ में आया? ये वाला गुणसूत्र और ये वाला अर्ध गुणसूत्र दूसरा, ये वाला अर्ध गुणसूत्र दूसरा, है ना? है ना? चल, अब ये बता, इसको क्या बोलूंगा? सोच, इसको क्या बोलूंगा? सर ये क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र लिख देता हूं यहां पर, अर्ध गुणसूत्र फर्स्ट। हाँ सर। और ये वाला भी अर्ध गुणसूत्र फर्स्ट। किसी को कोई तकलीफ, किसी के कोई गुदगुदी पेट में? समझ में आ गया? डंडना डंडन, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिंदास एकदम चमक गया सभी के। चलो सर, ओके, तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, एक एक चीज को आराम से हौले हौले समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में
ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आपके बता रखा है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। क्या इस चैप्टर में बता रखा है कि कोशिका विभाजन जो है वो कितने प्रकार का है? आपके इस चैप्टर में 2 प्रकार का बता रखा है। हम वैसे 3 प्रकार का देखेंगे, अभी सिर्फ 2 प्रकार का बता रखा है। ठीक है, एक बता रखा है समसूत्री और एक बता रखा है अर्धसूत्री। आप सभी जानते हैं, नाम सभी ने सुना हुआ है। एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। इसको हम माइटोसिस और इसको हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, डन। चलो इधर देखते हैं। देखो, नाम से पहली बात तो आपको इतना सा पता लग रहा होगा, इंग्लिश के वर्ड से तो नहीं पता लगता, हिंदी के वर्ड से पता लग जाता है। देख, सम का मतलब समान, और सूत्री वर्ड कहां से आया? गुणसूत्र, है ना। मैंने तेरे से सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा भाई मेरे ये एक कोशिका जो द्विगुणित है, इससे विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित। जरा सोच, ये पुत्री कोशिका और ये मम्मी कोशिका, दोनों कोशिकाओं में आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 आ रही है बेटा? आ रही है यार। बीच में ऐसे फ्लो ना बिगाड़ा करो ना यार। देखिए इतना अच्छा फ्लो चल रहा है, बीच में बिगाड़ दिया। हाँ भाई, क्या बोला मैंने बोला समसूत्री में सम का मतलब क्या? समान, इक्वल, है ना। और सूत्री वर्ड किससे आया? ये सूत्री वर्ड किससे आया? गुणसूत्र से आया, क्रोमोसोम से। मैंने तेरे से सिंपल सा फंडा पूछा, मैंने कहा भाई ये कोशिका तेरे को दिखाई दे रही है, मम्मी कोशिका? तुमने बोला हाँ। इस मम्मी कोशिका ने विभाजन क्या बनाई? डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, बेटी कोशिका। मम्मी और बेटी कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, अगर यहां पर 46 गुणसूत्र हैं तो मेरे भाई यहां पर भी 46 हैं, यहां पर भी 46 हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? यहां 46, यहां 46, यहां 46, ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा देखेंगे, अभी सिर्फ मीनिंग समझ। क्या तेरे को इस वर्ड का मीनिंग समझ में आया? एक ऐसा विभाजन जिसमें जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इक्वल रहती है। ऐसे विभाजन को हम क्या बोलते हैं? समसूत्री। अर्धसूत्री क्या होता है? मान ले ये द्विगुणित थी जिसमें 46 गुणसूत्र थे, इससे विभाजन हुआ, कोशिका बनी, उसमें 23 आ गए, इसमें 23 आ गए। अब जरा सोच, 23 यानी अगुणित 23 आ गए हैं, अगुणित हो गई। अब जरा सोच, क्या यहां पर गुणसूत्रों की संख्या समान है कि हाफ हो गई, आधी हो गई? तो क्या मैं इसको अर्ध का मतलब क्या है? हाफ। सूत्री अगेन वही गुणसूत्र, यानी एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है ना। सर ये वाला तो समझ में आता है, ये कोशिका बटेगी, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। लॉजिकली अगर देखें, एक छोटे बच्चे की तरह अगर हम सोचे, छोटे बच्चे की तरह जो अभी 8th क्लास में है, उसकी तरह अगर हम सोचे तो ये इनमें से कौन सा सही है आपके हिसाब से? सर ये वाला सही है। भाई ये कोशिका विभाजन करेगी, आधा हिस्सा इधर गया, आधा हिस्सा इधर गया। 46 थे, 23 इधर गए, 23 इधर गए। ये तो पॉसिबल नहीं है सर। यहां 46 थे, इसमें 46 चले जाएंगे तो यहां 0 जाने चाहिए, है ना। मैथ्स के रिस्पेक्ट में सोचे तो है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? अब आइए कहानी देखते हैं, मेरी जुबानी देखते हैं, आपको समझ में आनी कि नहीं आनी। मेरे भाई ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया था आप सभी को? आइए बंधु, यहां पर समसूत्री की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं एक ही झटके में पूरे कंसेप्ट, इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, ताकि फिर जब आगे पढ़े चीजें आराम से समझ में आ जाए। देखते हैं आराम से, ध्यान से सुनना।
समसूत्री विभाजन की अगर मैं बात करूं तो इधर देखना बांगड़ू, इधर देखना प्लीज, इधर देखना, इधर ध्यान से सुनना। देख मेरे भाई, यही वाली कोशिका को मैं, ये जो कोशिका है, इसी कोशिका को मैं यहां पर बना रहा हूं। एक मैंने कौन सा दिखाया था गुणसूत्र, पहला जो था पीला दिखाया, दूसरा जो है लाल दिखाया था। चलो, ये हमारा पहला और ये वाला हमारा दूसरा। चलो ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है? समझ में आ गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, डन। ओके सर। अब देख, समसूत्री विभाजन में क्या होता है वो अभी हम वैसे बाद में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा। आपको तारक केंद्र याद आ रहा है? हाँ सर, तारक केंद्र याद आ रहा है, तारक केंद्र याद आ रहे हैं, सेंट्रियोल्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में। यहां पर तारक केंद्र होते हैं, ठीक है। विभाजन के दौरान क्या होता है कि बेटा ये जो केंद्रक का आवरण है ये हट जाता है। कौन हट गया? केंद्रक का आवरण हट गया। और ये जो तारक केंद्र है इससे निकलकर आते हैं तंतु और वो यहां आकर जुड़ जाते हैं। प्लीज बातें मत करना, इधर ध्यान से सुनना। इस तारक केंद्र से क्या निकले थे? तंतु, जिनको याद करिए हमने एक वर्ड दिया था तरकु तंतु, यहां से निकले और इन गुणसूत्रों से आकर जुड़ गए। क्या तुमको याद आ रहा है इस गुणसूत्र में किससे आकर जुड़ेंगे? कोई बच्चा मेरे को फटाफट बताएगा, इस गुणसूत्र से किससे आकर जुड़ेंगे? इतने से पार्ट को मैं यहां पर बड़ा कर दिखा रहा हूं, इधर फोकस कर। याद आ रहा है यहां पर कुछ प्रोटीन की एक डिस्क थी, याद आ रहा है उसका नाम क्या था? यस, काइनेटोकोर। बहुत बढ़िया। यहां पर कौन? ये तरकु तंतु, सॉरी ये तारक केंद्र, और इन तारक केंद्रों ने क्या निकाला सर? इन्होंने धागा निकाला, तरकु तंतु, और वो तरकु तंतु इनसे आकर जुड़ चुका है। और ये काइनेटोकोर क्रोमेटिड से चिपकी हुई है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, ये यहां से एक धागा आया इधर जुड़ा, ये यहां से एक धागा आया इधर जुड़ा। अब अगर ये धागे खींचेंगे, कौन खींचेगा सर? ये धागे, ये वाला धागा ऊपर खींचेगा, ये वाला धागा इधर खींचेगा। तो सोच समझकर मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप बताएंगे, क्या ये संरचना टूट जाएगी? बताइए। कह रहा धागा चेंज कर लो। बताइए, क्या ये संरचना टूट जाएगी? हाँ सर। और ये जब इधर बढ़ेगा वो उधर बढ़ेगा, तो सोच इस संरचना को मैं ऐसे बता सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। ये देख, अब ये बढ़ रहे हैं, बताइए मेरे आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ू, क्या आपको ये डायग्रामेटिकली चीज समझ में आई? ये धागे किसको तोड़ दिए सर? क्रोमोसोम को तोड़ दिए, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कौन है? दिमाग लगा जल्दी से, ये कौन है सर? ये अर्धगुण सूत्र है। बोलूंगा कौन है मेरे भाई? सर ये अर्धगुण सूत्र है। कौन है ये? अर्धगुण सूत्र। और ये भी कौन है? अर्धगुण सूत्र है। बोलिए, इतनी सी बात आपके पल्ले पड़ी के ऊपर से गई, इतनी सी बात तुम्हें पल्ले पड़ी के ऊपर से गई। बोल, जल्दी से बोल, समझ में आया?
सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, GNXP नहीं आ रहा है। हाँ जी, और बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं था? बल्ले बल्ले। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखना मेरे भाई, ये कौन सा गुणसूत्र था? सर ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। डन डन डन। इस कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र? 2, फर्स्ट सेकंड। इधर फोकस कर, इधर 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 इधर। अतुल सेन इधर फोकस कर ले बेटा। इस कोशिका के अंदर ये जो कोशिका थी, इस कोशिका में कितने गुणसूत्र थे सर? 2 थे। 2 गुणसूत्र थे। कितने गुणसूत्र थे? 2 गुणसूत्र थे। एक फर्स्ट था, एक सेकंड था। डन? हाँ सर। ये मेरी एक सेल जिसके अंदर 2 गुणसूत्र हैं। सर आप क्या ऐसी बात कर, अभी कह रहे थे 46 होते। अरे जस्ट एक एग्जांपल मान ले यार। इस सेल के अंदर 2 गुणसूत्र है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। ओके सर, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड गुणसूत्र को हमने तोड़ दिया। फाइनली कंडीशन ये हो गई। क्या कंडीशन हो गई? इधर देखना, इधर देखना। फाइनली ये कंडीशन हो गई है। क्या तेरे को यहां से यहां तक की चीजें समझ में आई? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से देख मेरे भाई, ये तेरे को एक सेल दिखाई दे रही है। हाँ सर। इस सेल में कितने गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं सर? 2 दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। ये कोशिका के अंदर क्या होने लगा? विभाजन होने लगा। विभाजन के दौरान क्या हुआ? ये गुणसूत्र इस तरीके से लग गए। ऊपर कौन? तारक केंद्र। तारक केंद्र ने क्या छोड़े? तरकु तंतु। तरकु तंतु आकर जुड़े किससे? काइनेटोकोर से। ये काइनेटोकोर से जाकर जुड़े, इनको खींचा गया तो ये गुणसूत्र टूट गया। ये गुणसूत्र टूट गया तो कंडीशन ये हो गई, क्या? आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। ये लाल वाला आधा इधर जाएगा, लाल वाला आधा इधर जाएगा। तो देख, पीला वाला जो था गुणसूत्र, ये पीला वाला जो गुणसूत्र तेरे को दिखाई दे रहा है, इसका आधा भाग यहाँ गया, आधा भाग यहाँ गया। ये देख, आधा ये रहा, आधा ये रहा। ऐसे लाल वाला जो था, इसका आधा भाग इधर गया, आधा भाग इधर गया। हाँ सर, ये लाल वाला इधर गया, इधर गया। बोल। हाँ बेटा, एनाफीज है। ठीक है, डन। विशाल जाटा बोल रहे सर काइनेटोकोर क्या होता है? पिछला चैप्टर पढ़ना बेटा, पढ़ा दिया गया ऑलरेडी पिछले चैप्टर में। हाँ जी, बोलिए, क्या यहां तक की बात डन डना डन डन? चलो, अब इसके बाद क्या होएगा सर? इसके बाद यहां पर एक केंद्रक आवरण बनेगा। यहां पर भी एक केंद्रक आवरण बनेगा, और केंद्रक आवरण बनने के बाद में फिर ये कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। फाइनली मुझे बता, जो तेरे पास कोशिका बनकर आई, उस कोशिका के अंदर क्या मिल रहा था? सोच। पीला वाला, लाल वाला, पीला वाला, लाल वाला। मुझे बता, सोच समझकर बता, दिमाग लगा, देख, फोकस कर। ये है पुत्री कोशिका, और इस पुत्री कोशिका के अंदर कौन सा गुणसूत्र मिल रहा है? सर ये गुणसूत्र तो नहीं है। मैंने कहा अर्ध गुणसूत्र तो है ना। हाँ सर, अर्ध गुणसूत्र तो है। कौन सा अर्ध गुणसूत्र है? सोच, कौन सा अर्ध गुणसूत्र है? पीला वाला कौन सा था? सर फर्स्ट था। और लाल वाला कौन सा था? सर सेकंड था। अब सोच, दिमाग लगा। बोला था लगाना तो पड़ेगा दिमाग, ऐसे तो चलेगा नहीं काम। सोच, इस कोशिका की तुलना, इस कोशिका को देख। सर इस कोशिका के अंदर 2 क्रोमोसोम है। कौन सा? फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। 1, 2 दोनों है। इस कोशिका के अंदर क्या सिर्फ 1 है या 2 भी है?
इसमें देख सर, इसमें भी तो 1 और 2 है। हाँ भाई, यहां पर 1 और 2 है। हाँ सर, यहां पर 1 और 2 है। हाँ सर, लेकिन डिफरेंस किस चीज का था? मात्रा का। यहां पर गुणसूत्र के 2 धागे हैं, यानी अर्ध गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र। यहां पर अर्ध अर्ध पूर्ण था ना, यहां सर पूर्ण नहीं है, अर्ध है। तो क्या यहां पर गुणसूत्र की संख्या कम हुई कि मात्रा कम हुई? सोच, दिमाग लगा, सोच। क्या यहां से यहां गुणसूत्र की संख्या कम होती दिखाई दे रही कि मात्रा? संख्या मींस 1 2 यहां भी है, 1 2 यहां भी है। ये भी गुणसूत्र पहला, ये भी गुणसूत्र तो नहीं, अर्धगुण, लेकिन है कौन सा? पहला। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहां पर भी 1 2 था, यहां पर भी 1 2 है। आंखें बंद कर और फील कर, इस कोशिका में 1 2, इस कोशिका में 1 2। यहां पर भी 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है। यहां पर भी 1 2, यहां पर भी 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2। बता, संख्या तो वही रही, संख्या तो वही रही, संख्या तो वही रही, नंबर तो वही रही। यहां पे भी 1 2, यहां पे भी 1 2, नंबर तो वही रही, लेकिन अमाउंट कम हो गई, मात्रा कम हो गई। क्या ये बात तेरे पल्ले पड़ी? ये ऊपर से चीरती हुई गई। हाँ सर, क्वांटिटी कम हुई है, मात्रा कम हुई है, नंबर तो वही। अरे मेरे भाई, ये 1 और 2 नंबर है ना, संख्या है ना। हमने 1 और 2 क्या है? ये वर्ड जो हमने यूज मिले 1 और 2, ये क्या है? नंबर। तेरे को यहां पर 1 2 दिख रहा है? हाँ सर, पीला 1 लाल 2, यहां पर भी पीला 1 लाल 2। संख्या तो वही है, मात्रा कम हो गई है। सर एक बार फिर से तू रिपीट करना क्लास के बाद। हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। अब सर यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है, ओके। अब मुझे बताइए कोशिका कौन सी अवस्था से गुजरेगी? सोच, इस कोशिका ने विभाजन कर लिया, कोशिका ने विभाजन कर लिया। ये तेरे को ये कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये कोशिका, इसमें 1 2 दोनों गुणसूत्र थे, ये 1 2 थे, इससे पुत्री कोशिका बनी, इसमें भी 1 2 है, लेकिन मात्रा कम हो गई है। अब मुझे बता, सोच समझकर मुझे बता, ये कोशिका कौन सी अवस्था से गुजरेगी? अरे रुक जा बॉबी जाटा, वो रुक जा, तसल्ली रख। बताइए कोशिका कौन सी अवस्था से गुजरेगी? दिमाग लगा, सोच 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 सोच, ये कौन सी अवस्था से गुजरेगी? तुम्हारी पिटाई लगा दे बे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड कर रहे हो यहां पर। मैं पूछ रहा हूं कौन सी अवस्था से गुजरेगी यहां पर? ग्रोथ अवस्था। वेरी गुड, वृद्धि। एक कह रही स्माइली, कह रही समसूत्री। तुम्हारी समसूत्री पिटाई करते तुम्हें। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है यार। हाँ भाई बताइए कौन सी अवस्था से गुजरेगी ये? सर ये वृद्धि अवस्था से गुजरेगी। कौन सी अवस्था से गुजरेगी? वृद्धि अवस्था से। अब वृद्धि अवस्था में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी? सोच, वृद्धि अवस्था में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी? जीवन। हाँ सर। फिर क्या आएगी? एस। फिर क्या आएगी? G2 आएगी ना? हाँ सर। अब ये देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख मेरे बांगड़ू, इधर देख। ये थी वो कोशिका, ये थी वो कोशिका जिसके अंदर एक था पीला पीला, ये थी वो कोशिका जिसके अंदर था एक पीला अर्धगुण सूत्र और एक था लाल अर्धगुण सूत्र। पढ़ ले बेटा, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले निकल जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। और ये जो इमोजीज भेजते ना गुस्से वाली, तुम्हारे गुस्से सारे निकाल देंगे 1 मिनट में। समझ में आया? यहां पर पढ़ाई कर ले यहां पर। हाँ भाई जरा देख, ये कोशिका, यही वाली कोशिका है वो, ये वाली कोशिका जो मैंने बनाई है, ये वाली कोशिका, ठीक है। ये कोशिका कौन सी अवस्था से निकलेगी? अब सर ये कोशिका जो थी ये अब आएगी कौन सी? जीवन अवस्था में आएगी। कौन सी अवस्था में आएगी? जीवन अवस्था में आएगी। और जीवन अवस्था में क्या होएगा? फील करना,
जो पढ़ने वाला है ना वो चुपचाप पढ़ रहा है, चुपचाप शांति से पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाला है ना वो लगातार कमेंट किए जा रहा है। हम समझ रहे हैं वो जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारे नाम दिख रहे हैं, मयंक मिश्रा, MR मोहन, जाकिर हुसैन, मयंक मिश्रा, नेहा यादव। ये जो कमेंट करने वाले हैं ना, थोड़ी देर के लिए अगर शांति रखेंगे ना तो तुम भी पढ़ने वालों की श्रेणी में आ जाओगे। ये कोशिका जीवन अवस्था से गुजर रही है। जीवन अवस्था में ये क्या हुई? सर बड़ी हो गई। क्या हो गई? सर बड़ी हो गई। केंद्रक उतना ही है। अर्धगुण सूत्र पर फोकस कर। अभी भी अर्धगुण सूत्र वही है, एक पीला एक लाल, खत्म। सर फिर इस जीवन अवस्था में हुआ क्या? कोशिका द्रव्य बढ़ा है। जो कोशिका द्रव्य जो था ना यहां पर, कोशिका द्रव्य वो बढ़ गया है। जो कोशिकांग होंगे ना, बताऊंगा जीवन अवस्था में क्या होगा। अभी सिर्फ कोशिका द्रव्य बढ़ गया है। कहीं ना कहीं कोशिका अंगक जो होते हैं, जैसे अंतःप्रेद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी एस अवस्था। एस अवस्था पर प्योरली फोकस करना। इस अवस्था में क्या दिख रहा है? बता मेरे भाई तेरे को इस अवस्था में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां पर यह था क्रोमेटिड 2C, ये था क्रोमेटिड 2C, ये क्रोमेटिड 2C। क्रोमेटिड से क्या बना? क्रोमोसोम बना 4C। क्या तेरे को यहां पर गुणन होता हुआ, डीएनए का संश्लेषण होता हुआ, रेप्लिकेशन होता हुआ, और साधारण भाषा में बोलूं तो एक कॉपी बनते हुए दिखाई दे रही है? इस पीले वाले की एक और कॉपी बन गई, इस लाल वाले की एक और कॉपी बन गई। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन प्रतिकृति डीएनए की, जो इस अवस्था में हुई है। मेरे भाई बंधु, दिमाग लगा, सोच। व्हाट इज दिस? क्रोमोसोम 1। व्हाट इज दिस? क्रोमोसोम 2 हैगा। ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, इस कोशिका को एक ही लाइन में दिखा रहा हूं मैं। ये एक सेल थी जिसके अंदर, ध्यान से देखना, एक ही झटके में वापस से पूरी चीज एक ही डायग्राम में रिपीट कर रहा हूं, एक ही डायग्राम में। ये एक कोशिका थी जिसके अंदर ये क्रोमोसोम थे। विभाजन किया, दो कोशिकाएं बनाई। बोल मेरे भाई, ये क्या है? गुणसूत्र। क्या है ये? गुण सूत्र। फर्स्ट गुण सूत्र सेकंड। एक सेकंड रुक जा, पूरा ध्यान से सुनना। ये है गुणसूत्र फर्स्ट, गुणसूत्र सेकंड। ये क्या है? गुणसूत्र ना बोलकर क्या बोलूंगा? अर्ध गुणसूत्र। फर्स्ट अर्ध गुणसूत्र सेकंड। सोच, ये जो पुत्री कोशिका बनी है इसके अंदर संख्या समान है कि नहीं है? हाँ सर, संख्या समान है। अब आगे देख, इसने वृद्धि करी, वृद्धि करने के बाद, जीवन के बाद एस अवस्था के बाद G2 या एस अवस्था में पहुंची, तो एस अवस्था में क्या हुआ? एस अवस्था में क्या हुआ? सोच, एस अवस्था में क्या हुआ?
ये है गुणसूत्र फर्स्ट, ये है सेकंड, गुणसूत्र फर्स्ट, गुणसूत्र सेकंड। अब इतनी सी बात देखने के बाद में मुझे ये बताना, सोच समझकर बताना, ये कोशिका से दो कोशिका बनी, फिर उन्होंने वृद्धि कर ली, फाइनली ये पूर्ण कोशिका बन गई है। इस कोशिका से आगे जो कोशिकाएं बन रही हैं उनके अंदर गुणसूत्र और इसमें गुणसूत्र की संख्या सेम है, सेम है। यहां पर दो गुणसूत्र, यहां पर भी दो गुणसूत्र, यहां पर दो थे, यहां पर भी दो हैं। एक कह रहा है कैसे बन गया, ये कह रहा है सर ये कैसे हुआ, सर ये इसकी कॉपी कैसे बन गई। ये हम एक पूरी प्रोसीजर देखेंगे जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति, जो 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वहां पर हम पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन की। अभी सिर्फ इतना सा सुनना कि जैसे तूने फोटोकॉपी मशीन देखी है, हाँ सर फोटोकॉपी, एक पेपर डालते हो दो पेपर मिलते हैं सर, दो एक तो भाई तूने एक पेपर लिया, ये तूने ये पेपर मशीन में डाला, हाँ डाला, क्या हुई उसकी कॉपी हुई, हाँ सर कॉपी हुई। एक कॉपी तेरे पास आ गई, हाँ आ गई। दूसरी कॉपी तेरे पास ओरिजिनल भी तो थी, तो दो हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर दो हो गई है। तो मेरे भाई ये एक डीएनए था, हाँ सर इसकी कॉपी बना दी है, दो हो गए कि नहीं हो गए, खत्म। बोल सर आपने बोला था क्रोमोसोम केवल विभाजन अवस्था में ही दिखाई देते हैं। ये भी कंसेप्ट सुन ले बेटा, ये डीएनए दिखाई दे रहा है तेरे को, ये क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है, हाँ सर। हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमने इसको जोड़ा और इसका संघनन किया। क्या ये तेरे को संरचना कॉइलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्या तेरे को पैकेजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, हाँ सर और ज्यादा कॉइलिंग हो गई है। ये एक क्रोमेटिड था, क्रोमेटिन जाल के रूप में मिल रहा था, किससे बना हुआ था, क्रोमेटिड से, हाँ सर उस दिन तो बताया क्रोमेटिन ही तो आगे चलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ये कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। हाँ भाई, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आया मेरे भाई। वापस से देख, इधर देख, फिर से देख, इधर देख, तेरे को यहां पर गुणसूत्र पहला, गुणसूत्र दूसरा दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। ये गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र नहीं, पूरा गुणसूत्र, पूरा गुणसूत्र है, हाँ जी है। ये गुणसूत्र जो थे कहीं ना कहीं इस कोशिका ने विभाजन किया, हाँ किया। कोशिका जब विभाजन कर रही थी, कौन सा विभाजन हम यहां पर देख रहे थे सर, हम समसूत्री देख रहे थे। हमने क्या देखा कि समसूत्री विभाजन में ये गुणसूत्र जो होते हैं, यहां से तारक केंद्र से तर्कुतंतु निकलते हैं, गुणसूत्रों से अटैच होते, गुणसूत्र के काइनेटोकोर उस गुणसूत्र को तोड़ देते हैं। तोड़ दिया, मैं कसम से विशाल तेरे ना चांटे लगा दूंगा, सच्ची कह रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या कर दिया हमने, इस गुणसूत्र को तोड़ दिया, हाँ सर तोड़ दिया। प्राची पटेल पूछ रहे कैसे टूटेगा। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा ये कहां से आए हैं और ये क्यों डांट खाने का काम करते हैं। हरे राम रे। देखो प्राची पूछ रही है कैसे टूटेगा, है ना। प्राची मैं एक गुणसूत्र हूं, ये मेरी दो भुजाएं हैं, ठीक है प्राची, मैं एक गुणसूत्र हूं, मेरी दो भुजाएं, वहां से किसी ने धागा फेंका और मेरी तरफ आकर यहां पर जुड़ा,
ठीक है, ये रहा धागा, ये रहा धागा, ये रहा धागा। धागा दिख रहा है? ये धागा दिख रहा है? हाँ सर। नहीं दिख रहा? देख अब दिखेगा। धागा दिख रहा है? हाँ सर, ये धागा दिख रहा है। ठीक है प्राची, ये धागा जो है यहां पर जोड़ दिया गया, यहां से आया धागा, मेरे पास आया और मेरे से गुणसूत्र हूं, गुणसूत्र का आधा भाग जोड़ दिया। ठीक है, ये मेरी भुजाएं हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, ये धागा जो है मेरे से जुड़ा हुआ और वहां से आया है। अब वहां पर जो व्यक्ति बैठा है, उस जब वो धागे को खींचेगा तो मैं उधर भागूंगा कि नहीं भागूंगा? ठीक है अर्षित पटेल, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी अच्छी बातें कई बार समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, इससे ज्यादा मेरे अंदर भी क्षमता नहीं है कि मैं तेरे को पढ़ा पाऊं। ठीक है अर्षित, नहीं है तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार समझाने की कोशिश करूंगा। अब तुम्हारी बुद्धि बैल बुद्धि वो पड़ी है, तो मैं कैसे समझाऊं तेरे को, बता। और कौन से एग्जाम्पल से समझाऊं, कहां रख दिया पेन? हाँ भाई, चल नेक्स्ट। सर रेप्लिकेशन हुआ था या संगनन हुआ था? अरे एस अवस्था में रेप्लिकेशन हुआ था, वो बालक पूछ रहा था सर संगनन कहां पर होएगा, तो संगनन अंतरावस्था में क्रोमेटिन होता है, जब वो विभाजन करती है तो क्रोमेटिन संगनन करके गुणसूत्र बनाता है। पता नहीं यार क्या ही है यार ये बच्चे भाई, पता नहीं, ढपोल है यार, बिल्कुल ढपोल, हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं चीज को समझने की। इतने प्यार से आराम से समझा रहा हूं, कसम से कोई समझने की कोशिश करे ना, आराम से उसको समझ में आ जाए। न्यूक्लियस का आवरण कैसे हट गया, हमने चैप्टर पढ़ लिया। कसम से तुम में से कुछ तो ऐसे होगे जिनको पता नहीं क्यों वो पास कैसे हो गए 10वीं कक्षा में। किसने पास कर दिया तुमको? हमको तो तुम पर नहीं, उस पर गुस्सा आ रहा है। इधर देख, वापस से देख, ये कोशिका जिसमें तेरे को यहां पर पूर्ण गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, ये पहला, ये पूर्ण गुणसूत्र था, पूरा गुणसूत्र, पूरा 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 गुणसूत्र है। पूरा गुणसूत्र किससे बना होता है? दो आधे गुणसूत्र से, ये आधा मिलकर हुआ पूरा क्रोमोजोम 1, ये आधा मिलकर हुआ क्रोमोजोम 2। ठीक है सर, जब कोशिका विभाजन करती है तो उसका केंद्रक आवरण हट जाता है। क्यों हट जाता है, कौन हटाता है, जब आएगा तब बताऊंगा। मैंने अभी क्या बोला था, इस चैप्टर का मैं सार बता रहा हूं। कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस पर फोकस करना। यहां पर केंद्रक आवरण हट गया। सर क्यों हट गया, सर कैसे हट गया, कौन हटा रहा? अरे आएगा, तसल्ली रख ले, पेशेंस नामक चीज होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। जब आएगा तो पढ़ाऊंगा ना। पढ़ने का तरीका होता है, 1000 बार बता दिया, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। केंद्रक आवरण हटा, केंद्रक आवरण हटने के बाद ये गुणसूत्र यहां पर तेरे को दिख रहे हैं पूरे पूरे। यहां पर तारक केंद्र है, तारक केंद्र ने छोड़े धागे, एक धागा इधर से आया, एक धागा इधर से आया, ये ऐसे धागा फेंका इसने, यहां से धागा निकला यहां आया, यहां से धागा निकला यहां आया। ये धागे आए थे इससे जुड़े थे। इस तारक केंद्र ने जो धागे फेंकने, लंगड़ नहीं होता,
कितनी बार तो बता दिया, परसों एग्जाम्पल दिया है। तू पतंग उड़ा रहा है और बीच में मैंने एक धागा फेंका उसमें डालकर, पत्थर डालकर, और तेरी पतंग खींच ली। बस उसी तरीके से यहां से धागा फेंका, फिर इन धागों को खींचा, तो ये कौन टूट जाएगा? सर ये गुणसूत्र टूट जाएगा। ये आधा हो गया। ले मेरे भाई, ये रहा, कहां गया? ये तोड़ दिया, कहां गया? ये आधा इधर गया, पीला वाला जो था आधा इधर गया, आधा इधर गया, लाल वाला आधा इधर गया, आधा इधर गया। ये पीला, ये लाल, ये पीला, ये लाल, दो कोशिका बन गई। इसके अंदर पीला वाला है, लाल वाला है। पता नहीं कैसे समझते हैं, पता नहीं कौन सी भाषा में समझेंगे ये। इधर देख, ये पूरा गुणसूत्र था। इससे जो कोशिका बनी, उस कोशिका के अंदर इस गुणसूत्र का आधा भाग गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया, ये वाला आधा इधर गया। दिखाई दे रहा है तेरे को? हाँ, ABCD पढ़ा दूं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कसम से। ये आधा इधर गया, ये आधा इधर गया। ऐसे लाल वाले का आधा इधर गया, आधा इधर गया। ये था कंसेप्ट, इतना सा बताना था। समझना चाहते नहीं है, उलूल जुलूल कमेंट करते हैं। यस, ट्यूबुलिन के बने होते हैं। चल, इतनी सी बात अब समझ में आ गई है। हमने कुल मिलाकर बेटा सिंपल सी बात है, इस क्रोमोसोम को तोड़ा, आधा हिस्सा इधर भेजा, आधा इधर भेजा, आधा इधर भेजा, आधा इधर भेजा। बस इतना सा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अब ये कौन सा गुणसूत्र था बेटा? फर्स्ट था। ये कौन सा है? सेकंड है। यहां पर तेरे को कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 1 और 2 वर्ड तेरे को दिखाई दे रहा है, 1 और 2। हाँ सर दिखाई दे। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? 1 2। मैं तो संख्या की बात कर रहा हूं। यहां पर भी संख्या 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। अब ये जो है, ये आधा जो है, ये एस अवस्था जब आती है, कौन सी अवस्था आती है? एस अवस्था। तो वहां पर आधा जो है वो पूरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? पढ़ेंगे ना यार। इतना से बता रहा हूं कि भाई ऐसा अवस्था जब आती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। अब तेरे को अभी चुल मच रही है क्या सर कैसे बनती है? तो वो चैप्टर आएगा, वहां पर पढ़ेंगे ना। अभी सिर्फ इतना सा था कि मेरे भाई ऐसा अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है। ये डीएनए था, तूने इसकी कॉपी बना दी, खत्म। तो अब आप जरा सोचिए, यहां पर 2 गुणसूत्र थे, यहां पर भी तो 2 है, तो गुणसूत्र की संख्या समान रही कि आधी हो गई? खत्म। गुणसूत्र की संख्या 2 थी, यहां पे भी 2 है, यहां पर भी 2 है। क्या गुणसूत्र की संख्या समान रही कि आधी हो गई? सर गुणसूत्र की संख्या हमेशा समान रही है, सिर्फ यहां से यहां मात्रा आधी हुई थी और उस मात्रा को वापस से पूरा किया था हमने किसमें? एस अवस्था में। 4C से 2C हो गया था, 2C से वापस 4C किया किसमें? एस अवस्था में। आ गया? डन कुलदीप, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं। सर ये हो गई बात किसकी? समसूत्री विभाजन की। अब बात करते हैं किसकी सर? अर्धसूत्री विभाजन की। अब अर्धसूत्री को जरा ध्यान से सुनना। अब की बार प्लीज फोकस करना। अब किसकी बात कर रहे हैं? अर्धसूत्री। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होने वाला है दोस्त? वही एग्जाम्पल दूंगा, वैसे ही वही हमारे पास केंद्रक,
केंद्रक के अंदर वही हमारे पास डीएनए, एक पीला वाला और एक लाल वाला। ठीक है, ओके सर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब की बार थोड़ा सा देखना, अब की बार ध्यान से सुनना। अर्धसूत्री विभाजन में कुछ अलग घटना होने वाली है, और क्या होने वाली है, इधर फोकस। सेम टू सेम वही, केंद्र का आवरण हट जाएगा। हां सर, केंद्र का आवरण हट जाएगा और ध्रुवों पर कौन है, तारक केंद्र है। लेकिन मेरे भाई अब की बार कहानी कुछ अलग होने वाली है। जरा फोकस करिए यहां पर। ये हमारा तारक केंद्र और तारक केंद्र से निकलते हुए तरकु तंतु। सोच, इससे पहले वाले विभाजन में फोकस करना, इससे पहले वाले विभाजन में, समसूत्री विभाजन में तुमने यहां पर क्या देखा था, इस तारक केंद्र से जो तरकु तंतु निकले थे वो इस गुणसूत्र से जुड़े और इसी गुणसूत्र से इस वाले तारक केंद्र का धागा भी जुड़ा। यानी एक गुणसूत्र से कितने धागे जुड़ रहे हैं, इधर देख, इधर देख, इधर देख। समसूत्री विभाजन में इस गुणसूत्र से कितने धागे जुड़ रहे हैं, दो। एक इधर से आया, एक इधर से आया। लेकिन इस वाले विभाजन में देख, इस वाले विभाजन में इस गुणसूत्र से कितने धागे जुड़ रहे हैं, केवल एक। यहां से आया हुआ ये वाला नहीं जुड़ रहा। क्यों नहीं जुड़ रहा, रीजन है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन करना है। इससे केवल एक ही धागा जुड़ रहा है और इससे केवल एक ही धागा जुड़ रहा है। डन, क्लियर। ये कौन सा क्रोमोजोम था, 1। ये कौन सा था, 2 था। अब सोच, ये तारक केंद्र ने जो धागा फेंका वो इस गुणसूत्र से जुड़ गया। अब ये जब खींचेगा, ये जब खींच रहा है तो बेटा ये पूरा का पूरा गुणसूत्र एक साथ जाएगा इधर। ये पूरा का पूरा गुणसूत्र जाएगा इधर। मुझे बता, सोच समझ, क्या यहां पर गुणसूत्र टूटा, क्या अर्ध गुणसूत्र बना? आराधना को परमानेंटली आज वो ठीक हो गई है चीज जो ब्लॉक वाली थी, परमानेंटली ब्लॉक किया जाए 20 दिन के लिए। आराधना को इसको गुड नाइट करनी है क्लास में। बोलिए, क्या यहां पर ये गुणसूत्र टूटा? नहीं सर, पूरा का पूरा उठा ले गया। कौन? तारक केंद्र। तारक केंद्र जो था वो था गब्बर। तारक केंद्र कौन है? गब्बर है। और वो किसको उठा कर ले गया? सर वो उठा कर ले गया, उस हीरोइन का नाम क्या था जो उस मूवी में था यार, शोले में, पता नहीं, जो भी था। ये तारक केंद्र पूरा का पूरा गुणसूत्र उठा कर ले गया। क्या यहां पर गुणसूत्र टूटा? नहीं ना। अब आप मुझे बताइए, रुकिए, खत्म नहीं हुआ, इधर देख। फाइनली इस कोशिका में यहां पर क्या पहुंचा सर? बता मुझे, क्या यहां पर अर्ध गुणसूत्र पहुंचा या पूर्ण गुणसूत्र पहुंचा? सर पूर्ण गुणसूत्र पहुंचा। और यहां पर क्या पहुंचा? सर यहां पर भी पूर्ण गुणसूत्र पहुंचा। ये कौन सा था? पहला। ये कौन सा था? दूसरा। अब इमेजिन कर, यहां पर केंद्र का आवरण बन जाएगा और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। फाइनली तेरे पास 2 सेल आएंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। सोच, बुद्धि का इस्तेमाल कर। यहां पर क्या है?
सोच, बुद्धि का इस्तेमाल कर। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? सर यहां पर पूरा गुणसूत्र है, यहां पर पूरा गुणसूत्र है, और ये जो गुणसूत्र है ये सेकंड है, ये जो है फर्स्ट है। मेरे भाई, मेरे बंधु, इधर देख। हाँ बसंती थी, बसंती को गब्बर ले गया था। इधर देख, फोकस कर। ये सेल जिसके अंदर कितने गुणसूत्र, इस सेल के अंदर कितने गुणसूत्र, देख 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 देख। यहां पर छोड़ दे, बसंती को ले गया, बसंती को जो भी ले जाना था। इधर देख, यहां पर कितने गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र। अरे बसंती इधर देख, इधर कितने गुणसूत्र सर? 2। कितने? 2। इस कोशिका ने विभाजन किया, ये कोशिका बनाई, इसमें बता कितने गुणसूत्र? एक ही है। कौन सा? सेकंड वाला। इसमें एक ही है। कौन सा? फर्स्ट वाला। बता। क्या तेरे को यहां से यहां संख्या, संख्या यहां पर कितनी संख्या? 1 भी है, 2 भी है। क्या यहां पर 1 है? नहीं, सिर्फ 2 है। यहां पर 2 है? नहीं, सिर्फ 1 है। दिमाग लगा, यहां से यहां गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है कि मात्रा कम हो रही है? लगा बुद्धि। यहां पर 2 गुणसूत्र, यहां पर 1 गुणसूत्र। नंबर कम हो रही है, क्रोमोसोम की नंबर कम हो रही है। अमाउंट तो उतनी है, मात्रा तो उतनी है। जरा सोच, मतलब मात्रा इन द सेंस ये भी पूर्ण गुणसूत्र थे, ये भी पूर्ण है, लेकिन यहां पर एक ही तो है, दूसरा तो है नहीं। यहां पर भी एक ही है, दूसरा तो है नहीं। तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही है। अब मेरा प्रश्न आने वाला है, देखते कितने बच्चे दिमाग लगाकर आंसर दे पाएंगे। अब मुझे बताइए, ये दोनों कोशिका कौन सी अवस्था में जाएंगी? सोच 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 सोच, जल्दी सोच, जल्दी सोच। सोच, ये दोनों कोशिकाएं, ये बड़ी कोशिका, ये छोटी कोशिका, ये छोटी कोशिका किस में जाएंगी सर? वृद्धि अवस्था में। किस में जाएंगी? वृद्धि अवस्था में जाएंगी। वृद्धि अवस्था में सबसे पहले कौन सी आएगी? जीवन आएगी। हाँ सर, जीवन आएगी। जिसमें ये कोशिका थी, हाँ सर, जिसमें एक ही गुणसूत्र था, है ना? हाँ सर, एक ही था ना भाई, एक ही था ना? हाँ सर, एक ही था, दूसरा तो नहीं था। अब जीवन में जाएगी, बड़ी तो हो जाएगी, बड़ी तो हो गई है। अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताना, दिमाग लगाना, दिमाग लगा। क्या जीवन के बाद तू यहां पर एस लाएगा? सोच, जीवन के बाद एस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? दिमाग लगा। सर आएगी कि नहीं आएगी? सोच, खुद सोच, दिमाग पर जोर डाल। एस में हम क्या करते हैं? डीएनए की कॉपी बनाते हैं। क्यों बनाई थी डीएनए की कॉपी यहां पर? सोच, यहां पर तूने डीएनए की कॉपी क्यों बनाई थी? सोच, तूने इस अवस्था में डीएनए की कॉपी क्यों बनाई थी? क्योंकि डीएनए आधा आया था, अर्ध गुणसूत्र आया था, उस आधे को पूरा करना था मेरे भाई। जब है ही ऑलरेडी कैसा? पूरा। जब ये है ही ऑलरेडी कैसा? पूरा। जब है ही ये पूरा, तो क्यों बनाएगा तू इसकी कॉपी? कॉपी कब बनाई थी? कॉपी कब बनाई थी? जब आधा गुणसूत्र आया था। उस अर्ध गुणसूत्र को पूरा करने के लिए हमने कॉपी बनाई थी। जब यहां पर आया ही पूरा है, जब यहां पर आया ही पूरा है, जब यहां पर तोड़ा ही नहीं गया, पूरा का पूरा उठाकर यहां ले आए, कोशिका के अंदर पूरा गुणसूत्र है, तो क्या तू इस पूरे गुणसूत्र की कॉपी बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा? तो जीवन के बाद एस नहीं आएगी, G2 आएगी। तो याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में जीवन एस, G2 जो होती है उसमें एस अवस्था नहीं होती है। आई होप आपको ये पूरे इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि वाई, क्यों ये वाला जो चीज मैंने आपको बताई थी, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि भैया एक कोशिका, एक कोशिका जो द्विगुणित है,
कहां गया, एक कोशिका जो द्विगुणित है, उससे जो पुत्री कोशिका बन रही है वो भी द्विगुणित कैसे हो सकती है? अगर यहां 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे, लेकिन वो 46 अर्ध होंगे। फिर ये अर्ध एस अवस्था में जाकर पूरे बन जाएंगे। फिर ये पूरे बनने के बाद फिर विभाजन होएगा, फिर वो गुणसूत्र आधा आ जाएगा, संख्या समान रहेगी, मात्रा कम होती जा रही थी। यहां पर गुणसूत्र 46 थे, जिसमें से आधे इधर चले गए, आधे तोड़ा ही नहीं, पूरे के पूरे गुणसूत्र को ले गए, आधा इधर, खत्म, खल्लास। विशाल, अब समझ में आया? विशाल क्लियर है? कोटा में 1 साल से पढ़ रहा था, समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया, चमक गया। आज के बाद इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना। और जिनको नहीं आया है, बेटा दोहराना तो पड़ेगा तेरे को। हाँ बॉबी जाटव, हम आपका कमेंट नहीं देखते, मन नहीं करता हमारा। और कुछ सुनना चाहेंगे? पढ़ते पढ़ते मैं बॉबी जाटव का कमेंट देखूंगा, बॉबी जाटव ने क्या लिखा है ना, पढ़ाऊंगा थोड़ी ना, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद तो देखूंगा। सर क्रोमोजोम अगर कम हो गया तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर क्रोमोजोम अगर कम हो गया तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? हाँ गड़बड़ तो हो जाएगी है। सोच, ये मेरी एक कोशिका काम कर रही है, तो सर ये कोशिका काम नहीं करेंगी। मेरे भाई ये तूने युग्मक बनाने हैं, शुक्राणु, मादा क्या बनाएगी, अंडाणु, ये शुक्राणु बनेगा, ऐसे मादा में अंडाणु बनेगा, फिर शुक्राणु अंडाणु जुड़कर वापस से कोशिका बन जाएगी। कौन सी? द्विगुणित कोशिका। हाँ डन, क्लियर? तो ये था इस पूरे चैप्टर का सार। अब आ जाते हैं बेटा वापस से अपने टॉपिक पर आते। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था हमारा अंतरावस्था, है ना? और अंतरावस्था के कितने भाग है? 3 भाग हैं, जो किसने बताए? हॉवर्ड और पेल्क ने बताए। 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली है जीवन, फिर है एस, फिर है G2। सबसे पहली हमें क्या पढ़नी है? जीवन अवस्था पढ़नी है। कौन सी अवस्था पढ़नी है बेटा? सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है? जीवन अवस्था पढ़नी है। हाँ भाई, सर इनको अरेंज कौन करता है इस तरीके से? तर्कु तंतु करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें किसी का कोई डाउट है? सर काइनेटोकोर कौन से फेज में आते हैं? काइनेटोकोर्स आर प्रोटीन। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं बेटा जी? प्रोटीन होते हैं, और इनका निर्माण जो होता है वो जीवन अवस्था में आते हैं। क्या मदर की सेल में स्पर्म पाया जाता है? एक सेल में कितने क्रोमेटिड होते हैं? अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे तेरे अंदर कितने थे? सर हमारी एक कोशिका, तू मुझे बता, तेरी एक सेल में कितने गुणसूत्र हैं? 46 है। 46 क्या है? गुणसूत्र है ना? हाँ सर। एक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड से बना होता है? सर एक गुणसूत्र जो होता है वो 2 क्रोमेटिड से बना होता है। अब मुझे बता, अगर 46 गुणसूत्र है तो इस कोशिका में कितने क्रोमेटिड होंगे? 92 क्रोमेटिड होंगे। अरे भैया, अर्ध गुणसूत्र मिलकर एक पूर्ण गुणसूत्र। तेरे पास पूर्ण गुणसूत्र 46 है, तो अर्ध गुणसूत्र कितने होंगे? 92 हो जाएंगे। 92 क्रोमेटिड हो जाएंगे। सर ये गुणसूत्र तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो विभाजन कैसे होएगा? पापा जी बोले
एक बालक है जिसने अपना नाम लिखा पापा जी क्या नाम, पापा जी बोल। अच्छा बेटे, सब समझ रहा हूं मैं तेरे को, है? नाम देख रहे हो लौंडे ने क्या नाम रखा है, पापा जी बोल। पापा जी ध्यान से सुनो। पापा जी ध्यान से सुनो, पापा जी ध्यान से सुनो। अगर ये गुणसूत्र तो पूरा खत्म हो जाएगा तो विभाजन कैसे होएगा? कौन सा गुणसूत्र खत्म हो जाएगा? ये गुणसूत्र खत्म हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, तू ये पूछ रहा है सर ये गुणसूत्र यहां नहीं गया, फिर ये विभाजन नहीं करती कोशिका, ये अब आगे अर्धसूत्री विभाजन नहीं करती। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं खच्चर? वर्ड सुना है खच्चर? पापा जी बोल। खच्चर सुना है तूने? खच्चर सुना है? म्यूल जानता है कैसे बनता है? सर क्रोमेटिन का धागा कब दिखेगा? अंतरावस्था में दिखेगा। खच्चर जानता है किससे बनता है? हाँ सर जानते हैं। खच्चर जो होता है वो बनता है गधे, सुन, गधे और घोड़ी के संयोजन से बनता है। मेल डंकी फीमेल हॉर्स के संयोजन से बनता है। ठीक है, अब गधे के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 62 होती है। और घोड़ी के अंदर कितनी है? 64 है। अब जरा सोच, इनको जनन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सर युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होता है। अब ये थोड़ा सा ना ऊपर से चला जाएगा, अभी सिर्फ इतना सा। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित। कल वैसे तुमको बताया था। तो 62 से कितना हो जाएगा? गधे के अंदर क्या होएगा? शुक्राणु होएगा 31। घोड़ी के अंदर अंडाणु बनेगा 32। और इन दोनों के संयोजन से जो कोशिका बनेगी युग्मनज, उसमें कितने हो जाएंगे? द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63। अब मुझे बता, क्या ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर पाएगी? सोच, क्या ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर पाएगी? दिमाग लगा। फीमेल हॉर्स नहीं, मेयर बोलते। अंग्रेज, हम तो फीमेल हॉर्स बोलेंगे। तुमको मेयर बोलना बोल लो, हम तो फीमेल हॉर्स बोलेंगे, हमको अंग्रेजी नहीं आती। हाँ भाई, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 63 है। तेरे को वो चीज पर फोकस नहीं करना। सर मेयर बोलेंगे, मेयर करो बेटा तुम उसको, मेयर। इधर फोकस नहीं करना, जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर फोकस नहीं है। कितनी हो जाएगी द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या? सर 63 हो जाएगी। 31 कहां से है? डंकी, मेल डंकी। मेल डंकी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अंग्रेज। ठीक है, जो भी बोलेंगे हमको नहीं पता। 31 यहां से आएंगे, 32 यहां से आएंगे, 63 यहां पर हो जाएंगे। अब मुझे बता, क्या ये अर्धसूत्री विभाजन कर पाएगा? बोल, क्या ये अर्धसूत्री विभाजन कर पाएगा? अरे अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 63 का आधा कोशिका में क्या 31.5 डालेगा? इस कोशिका में 31.5 डालेगा? नहीं ना, नहीं ना। मेल डंकी को एस कहते हैं। ओके, एस समझ गया मैं, एस कहते हैं। एस मेयर म्यूल। ओके, ठीक है। कसम से। हाँ, सो आई होप तेरे को ये चीज समझ में आ गई होंगी। पापा जी बोल। पापा जी समझ में आया आपको? क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, भूल ना जाना। और चलो एक और सिंपल तरीके से एक और क्वेश्चन। बेटा जरा सोच, मेरी द्विगुणित कोशिका में कितनी गुणसूत्रों की संख्या? 46। ठीक है, मैं क्या बनाऊंगा? अंडाणु के शुक्राणु। सर शुक्राणु बनाओगे? सर नर हैं।
क्या बनेंगे? 23 गुणसूत्र, 23। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? हाफ। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कोशिका वापस से अर्धसूत्री विभाजन करेगी? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या इस कोशिका में वापस से अर्धसूत्री विभाजन होएगा? इसमें और इसमें सोच होएगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो और कोशिका बनेंगी और शुक्राणु छोटे छोटे बनेंगे। 11.5, 11.5, 11.5, 11.5। सोच, होएगा? होएगा? सोच, 23 गुण सूत्र है, 11.5 इधर गए, 11.5 इधर गए, 11.5 इधर गए, 11.5 इधर गए। है पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये चीज याद रखनी है आपने, अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, अगुणित कोशिका में नहीं होता है। क्या बोला मैंने? अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, अगुणित कोशिका में नहीं होता है। सर म्यूल बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पा रहा? अबे तेरे सामने ये म्यूल के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 63 है। सोच, ये युग्मक बना पाएगा? सोच, मैं म्यूल हूं, मैं खच्चर हूं, मेरे अंदर देख, तेरे को हंसी आएगी, लेकिन तेरा अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहा है तो मैं अपने ऊपर ऐसे घटिया एग्जांपल लेने के लिए तैयार हूं। मैं खच्चर हूं, मेरे अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 63 है। क्या मैं युग्मक बना पाऊंगा? क्या मेरे अंदर युग्मक बन पाएंगे? क्या मैं अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक बना पाऊंगा? अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जब युग्मक नहीं बन पाएंगे गुरु, तो क्या वो लैंगिक जनन कर पाएगा? सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब हमारी अवस्था कौन सी चल रही है? जीवन अवस्था दोस्त। और अब हम जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था, हम ये अवस्था पढ़ेंगे कब? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते कब? थर्सडे को। क्योंकि इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूं। सर ये सारी प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है? डायरेक्टर ऑफ द सेल। फिर वही बात, ड्रॉपर के लिए कुछ करो। ड्रॉपर के लिए क्या करें बताओ? तो ड्रॉपर है, तेरे को ये चीज समझ में आ गई? सर यहां पर फीमेल डंकी क्यों नहीं ले लिया? फीमेल डंकी ले ले यार, गधी ले ले, घोड़ा ले ले, और इनसे जो पैदा होती है उसको हम हिन्नी कहते हैं, हिन्नी। ठीक है? अब हमको नहीं पता, मेयर बोलते हैं कि मेरी बोलते हैं, इसको ऐस बोलते हैं कि ऐसी बोलते हैं, जो भी बोलना है अंग्रेजी में वो बोल लेना। हाँ, योगेश सर को मैं अभी इसलिए नहीं भेज सकता हूं क्योंकि बीच टॉपिक में वो आएंगे और फिर वो थोड़ा सा बीच टॉपिक में, अगर चैप्टर खत्म होता तो मैं डेफिनेटली उनको भेज देता, लेकिन बीच टॉपिक में अगर मैं उनको लाऊंगा तो थोड़ा सा सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट, है ना? फ्लो बिगड़ जाएगा चैप्टर का। ठीक है? और मैं नहीं चाहता हूं कि फ्लो बिगड़ जाए। सो आराम से, आराम से, इतने दिन का आपके पास गैप है, तो इतने दिनों में आपने क्या करना है? इतने दिनों में मैं एक काम करता हूं, क्या करूं? मैं काम करूंगा, एनसीईआरटी संपूर्ण भिजवा दूंगा आपके पास में, है ना? उस एनसीईआरटी संपूर्ण में जो ड्रॉपर है वो तो क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो 11th 12th क्लास के शायद वो नहीं कर पाएंगे, कोशिश करना आप लोग। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। सो मेरी कल थोड़ा सा ऑपरेशन है, सर्जरी है, ठीक है, माथे की, दिमाग की। ठीक है, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खाली कर दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग भरवा कर आ रहा हूं मैं। ठीक है, ओके।
तब तक पढ़ते रहना जो जो चीजें पढ़ाई है ना। हाँ जी, होमवर्क ऑलरेडी दे दिया है मैंने ना। सर मियोसिस में जीवन फेज में आइडेंटिफाई किया कि रेप्लिकेशन करना है या नहीं। ये जीवन से एस में जब वो जाता है ना, तो बेटा वहां पर चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जांच केंद्र बोलते हैं, जो माइटोसिस में होता है। मियोसिस में जीवन के बाद ऐसा अवस्था नहीं होती है, तो वहां पर मियोसिस में चेक पॉइंट नहीं होता है। अरे भैया ऐसा नहीं है, कह रहा है ब्रेन ट्यूमर हो गया क्या? नहीं मेरे भाई, कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ है। ठीक है। आरव शर्मा बोल रहे सर आप मर गए तो क्या होगा? क्यों क्यों मेरे को मारने पर तुला हुआ है? ऐसे बोलते हैं बेटा है? बताओ। हे भगवान, भाई गजब के बालक है, गजब। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को सारे की सारी जो बिंदु है इसमें देखिए, आज मैंने कोई मतलब ऐसा कोई नोट्स बनाने वाली चीज तो नहीं बताई है। कुछ कुछ स्टार्टिंग में 4-5 बिंदु थे जो आप नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे समसूत्री विभाजन के बारे में बताया, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया। समसूत्री में गुणसूत्र टूटता है, समसूत्री में गुणसूत्र टूटता है, उसका गुणसूत्र बिंदु टूटता है, अर्ध गुणसूत्र बनते हैं, ध्रुवों पर जाते हैं। लेकिन अर्धसूत्री में पूरा का पूरा गुणसूत्र एक पूरा का पूरा उठाकर ले जाया जाता है। ठीक है। नहीं, न्यूटन कह रहा है सर जनवरी तक करा दो। तो कहीं और जाकर पढ़ ले यार, मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता हूं दोस्त, बहुत ज्यादा इच्छाएं, तेरी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है बेटा। पढ़ना है चुपचाप पढ़। ऑफलाइन में ना चूं तक नहीं निकलती होगी तुम लोगों की कसम से, है ना। मार्क्स तुम्हारे कितने आए न्यूटन, जरा बताना यहाँ पर क्लास में कितने मार्क्स आए तुम्हारे 2023 में है? कितने मार्क्स आए? बेटा मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि वेडनेसडे तक नहीं होएगी। अगर मैं अच्छा फील करूंगा तो बता दूंगा, मैं वेडनेसडे को भी आ सकता हूं, मतलब मैं बुधवार को भी आ सकता हूं। अगर ठीक फील रहेगा, डॉक्टर जो है बोलेगा कि हाँ ठीक है, तो मैं वेडनेसडे को आ जाऊंगा, नहीं तो शॉर्ट थर्सडे को तो आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है। और आरव शर्मा ऐसे मत बोला कर, ठीक है, थोड़ा लॉजिक के साथ बोला कर। सर आप मर गए तो क्या होगा? ऐसे बच्चे भी है बताओ, जिनको बोलने की तमीज तक नहीं है, तमीज सीखी नहीं है। सीख जाता तो 331 की जगह 631 आ जाते तमीज के साथ में। ठीक है। हाँ जी, नहीं पुष्पांजलि नहीं, नहीं यार, 1 लाख ये मैं ना क्लास में ऑलरेडी बता चुका था कि ये वाला जो प्रश्न जो था इसका आंसर 4th था, ऑलरेडी बता चुका हूं क्लास में। चलो मिलते हैं बेटा, थोड़ा सा गैप रहेगा, इस गैप के बाद मिलेंगे। ठीक है। अपना पढ़ते रहिएगा, जैसे ही गैप खत्म होएगा हम आकर स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर में। और जब ये आऊंगा ना, तो आज और कल जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करा दूंगा, लंबी क्लास ले लूंगा, रिवाइज करा दूंगा। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों रिवाइज करा दूंगा, और आकर मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या पढ़ाऊंगा दोस्त? ये जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था एक बार आकर वापस से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लंबे डेज के लिए गुड बाय।